देखो ये लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं कुछ, एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या चीज़ होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है ना। कांस्टेंट का मतलब होता है जो फिक्स है, जो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, इसको हम फिक्स बोल रहे हैं ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की? 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, चेंज नहीं होती। तो मेन अभी अभी इस पर तो हमें ध्यान देना नहीं है, हमें इसका रिलेशन देखना है एनर्जी का, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि हम जो कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए एच को हटाएं और फ्रीक्वेंसी के साथ इसका रिलेशन देखें, तो जब भी एच को हटाया जाता है तो हम एक साइन लगा, मतलब जो कांस्टेंट को हटाया जाता है तो एक हम साइन लगाते हैं जिसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब मैं एनर्जी के साथ में यही लगाऊंगा तो एच हट जाएगा और सिर्फ बचेगा म्यू। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जब एच हटाया तो हमने ये साइन लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के साथ। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अब इसका मतलब क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इसका मैं नेक्स्ट आगे वाली शीट पे बताऊंगा। एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ हम पढ़ चुके, फ्रीक्वेंसी पढ़ चुके। स्पीड ऑफ लाइट क्या है कि भाई जो लाइट ट्रैवल करती है, हाँ, जो हमारे सनलाइट भी आती है उसकी बात कर सकते हैं, तो उसकी स्पीड कितनी होती है? ठीक है, उसको हम सी से लिखते हैं, और स्पीड जो होती है लाइट की वो तुम्हें पता है कि फिक्स होती है ना, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, जब ऊपर वाली वैल्यू फिक्स है तो मैं ये साइन वापस से लगा सकता हूँ, ऊपर वाली फिक्स वैल्यू को हटा के फिक्स वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले को समझने के लिए, अगर वो फिक्स नहीं होती तो हम इसको नहीं एलिमिनेट करते। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले अभी हमने पढ़े, ई इक्वल्स टू एच म्यू और म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। म्यू क्या बताता है? ये फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू म्यू की उठा के इसमें रख दूं तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा? फॉर्मूला बन के आएगा ई इक्वल्स टू एस सी बाय लैम्डा, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या थी? सी बाय लैम्डा। ठीक है, अगर मैं उसकी वैल्यू यहाँ रख देता हूँ तो सी बाय लैम्डा इस तरीके से। तो ओवरऑल जो फॉर्मूला है एक हमारे पास एक और मिल के आया, ई इक्वल्स टू एस सी बाय लैम्डा। यानी कि एनर्जी और वेवलेंथ, इनका भी एक रिलेशन मिल गया कि जहाँ जहाँ पे वेवलेंथ होगी वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, पहले इस प्रोपोर्शनल को ही हम समझ लेते हैं ना, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे ए के सामने अगर कोई वैल्यू थी, जैसे ई इक्वल्स टू एच म्यू था। ठीक है, अगर मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया, एच हटा दिया और म्यू लिख दिया, अगर ये ऐसा साइन आता है, इसका मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम बहुत बार पढ़ेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को और इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी को। ठीक है, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो इसका साइन का मतलब होता है प्रोपोर्शनल। अगर ये आमने सामने हैं दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ऊपर नीचे आ रहे हैं दोनों तो फिर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है? अगर तुम बी को बढ़ाते हो तो ए भी बढ़ेगा, है ना। अगर आप बी को बढ़ाते हो देन ए विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर बी वैल्यू बढ़ती है तो ए की भी बढ़ेगी। इसमें उल्टा हो जाता है, अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी तो बी की कम हो जाएगी। ठीक है, अगर बी की बढ़ेगी तो ए की कम हो जाएगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि आपस में उन दोनों का रिलेशन किस तरीके से वो ये बताता है। तो हमने जो ऊपर वाला फॉर्मूला पढ़ा था, इसके अंदर वेवलेंथ और एनर्जी का यहाँ पे हमने देखा कि ये आपस में कैसे हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ऊपर वाली दोनों वैल्यू फिक्स हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट भी और साथ में स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट अभी मैंने बताया था 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्ड है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 10⁻8 है ना, इसको हम कैसे बोलते हैं? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे।
ठीक है, इस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी तुम्हारे पास वेव्स लिखी हुई हैं, कॉस्मिक रे, ठीक है, और गामा रे, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये सभी के सभी क्या हैं, और रेडियो वेव, ये सभी की सभी क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, ये सभी की सभी। अब ये तो काफ़ी सारी हैं, इसको याद कैसे रखें, तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक लिखी हुई है मैंने, ठीक है, बराबर में तुम देखोगे लिखा हुआ है मिस्टर विबग्योर CGX, ठीक है। अब इसको कैसे याद हो जाएगा, इस नाम से याद रखना है कि मिस्टर विबग्योर है, पूरा नाम है मिस्टर विबग्योर CGX, तो इससे हमारे सभी याद हो जाएगा ना। कैसे याद होगा, पहले देखो नीचे से शुरुआत करनी है, मैं इसको लिखूंगा पहले मिस्टर, है ना, मैंने MR लिख दिया, मिस्टर, ठीक है, इस तरफ लिख रहा हूँ मैं इस सीरीज में, तो नीचे लिखा पहले मैंने मिस्टर, फिर मैंने बीच में लिख दिया विबग्योर, ठीक है, विबग्योर हो गया, और फिर उसके बाद लास्ट में नीचे से शुरुआत करी थी तो ऊपर लिखूंगा CGX, ठीक है, ये लिख दिया मैंने तीनों चीज़ें, क्या आ गया, मिस्टर विबग्योर CGX, ये हमें याद हो जाएगा, ठीक है, नाम इजीली याद हो जाएगा मिस्टर विबग्योर CGX। बस इसमें एक दो चीज़ें ऐड ऑन करनी है कि भाई जब इसका हमने नाम लिखा, जैसे मिस्टर से M से माइक्रोवेव, R से रेडियो वेव, ठीक है, विबग्योर से V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, ये ध्यान रहेगा कलर हमें आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑरेंज, रेड, और CGX से C से कॉस्मिक रे, गामा रे और एक्स रे, ठीक है। इसमें दो चीज़ें एडिशनली हमें ध्यान रखनी है, एडिशनली क्या कि भाई रेड के बाद तो आता है इंफ्रारेड, ठीक है, और वायलेट से पहले आता है अल्ट्रा वायलेट, ये दो नाम हमने नहीं लिखे इसमें, है ना, इस ट्रिक के अंदर, तो ये याद रख सकते हैं, रेड के बाद इंफ्रारेड, वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट, बस ये दो चीज़ें याद रखनी है और तुम्हारी पूरी की पूरी सीरीज़ हो जाती है याद, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे, पेपर पे लिखोगे मिस्टर विबग्योर CGX, इनको नाम को लिखोगे, याद हो जाएगा आसानी से। अब इनका क्या लेना देना है, क्वेश्चन जो आते हैं ना एग्जाम में वो आते हैं कि भाई पूछ लेगा तुमसे अल्ट्रा वायलेट और एक्सरे, है ना, कहाँ पे है, ये दोनों हैं, इसमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी कम है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, या वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो होता क्या है, इसमें हम कॉन्सेप्ट जो हमने बेसिक बचपन में पढ़े हैं कि भाई जो रेड होती है ना, या रेड कलर जो होता है वो दूर से दिखाई देता है, यानी कि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ऐसा बोला जाता था, हमने बचपन से पढ़ा है, ठीक है, काफ़ी क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब है ऊपर की कुछ वेव्स हैं और ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे आ रही है रेड, तो ऊपर से नीचे की तरफ रेड की क्या है, वेवलेंथ बढ़ती है, तो वेवलेंथ हम समझ सकते हैं ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ती है, पहली बात तो ये हमें समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का दोनों का रिलेशन हमने ऊपर वाले फॉर्मूले से देख लिया था, एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है म्यू से, यानी कि म्यू बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, इन दोनों के साइन का मतलब जस्ट अभी मैंने समझाया था, ठीक है। और ये दोनों फॉर्मूले कहाँ से आए, ये अभी ऊपर हमने निकाले थे, E इज टू एच म्यू, उससे हमारा म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, और E इज टू SC बाई लैम्डा, तो उससे ये वाला फॉर्मूला, तो हमें इतना पता लग गया कि भाई इनका रिलेशन क्या क्या है। तो अब अगर वेवलेंथ ऊपर से नीचे हुए आते हुए बढ़ रही है ना, अगर बढ़ रही है तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ती है तो एनर्जी का क्या रिलेशन आएगा भाई, एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी डिक्रीज, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि कॉस्मिक रेस और गामा रेस इन दोनों में बताओ, जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो गामा रेस की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। या तुमसे पूछ ले अल्ट्रा वायलेट है, ठीक है, और माइक्रोवेव है, इन दोनों के अंदर बताओ, तो अल्ट्रा वायलेट और माइक्रोवेव एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, ऊपर से नीचे आते हुए कम हो रही है तो अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी ज़्यादा होगी, माइक्रोवेव की कम, ठीक है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। साथ में तीसरा फैक्टर जो कि फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है, फ्रीक्वेंसी।
तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किसके साथ है? एनर्जी के साथ। एनर्जी ऊपर से नीचे आते हुए डिक्रीज हो रही थी तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। ठीक है। अच्छा, एनर्जी का और भी देख सकते हो, जैसे टीवी वाली रेडिएशन होती है, टीवी के अंदर रिमोट होता है ना, तो उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है। कैसी रेडिएशन निकलती है? इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड हार्म करती है? नहीं, एनर्जी कम होती है उसकी, है ना, वो तो नुकसान नहीं देती। तो ऐसे भी आ सकते थे, तो जैसे कि नीचे की तरफ इंफ्रारेड आ रही है तो फिर एनर्जी डिक्रीज, है ना, कम एनर्जी होती है इंफ्रारेड की, जबकि एक्सरेज थोड़ा हार्म करती है ना। तो एनर्जी ऊपर वालों की ज़्यादा होती है, गामा की सबसे ज़्यादा, एक्सरेज की उससे कम, अल्ट्रावायलेट की उससे कम, आते आते सबसे कम हो जाएगी रेडियो वेव की। तो अलग अलग तरीके हैं इनको याद रखने के। अगर तुम्हें फॉर्मूले से भी नहीं याद रहता तो तुम आपस में इनको रिलेट भी कर सकते हो कि भाई इंफ्रारेड जो टीवी से निकलती है उसकी एनर्जी कम होती है, यानी कि नीचे एनर्जी कम होती है, ऊपर एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का डायरेक्टली रिलेशन है ना, कि भाई ऊपर से नीचे आते हुए अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भाई इंडिगो और रेडियो वेव दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, तो आंसर होगा रेडियो वेव। ठीक है, क्योंकि नीचे आते हुए फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। ये हमें ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। इसको AHA मार्क कर लेना तुम लोग। AHA का मतलब एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं मार्क करता हूँ जिनकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है एग्जाम में आने की। तो इसको मार्क कर लेना भाई अच्छे से। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल चैप्टर में। हम बहुत बेसिक्स पढ़ेंगे, वो इतना काम का नहीं है ना, बट ये वाला जो पार्ट है, ये जो है, ये बेसिक्स ही नहीं, मतलब कहने का मतलब है एग्जाम में आता है तो भाई ये इंपॉर्टेंट भी है साथ के साथ। A और B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ये रिलेशन मैंने तुम लोगों को बता दिया। ठीक है, और तो कुछ इसमें नहीं छूटा है हमारा। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, एक उसमें ये बात बतानी थी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो रहती हैं, सभी की लाइट, सभी की स्पीड जो रहती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है। ठीक है, मतलब 3 × 10⁸ यही स्पीड होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, सबकी, है ना। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे एक्सरेज की स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, सॉरी एक्सरेज की स्पीड कितनी होती है, तो वो भी किसके बराबर होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि सेम रहेगी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। ये ध्यान रखना है, इन सभी की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि सभी की सभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आती है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। अब एक दो क्वेश्चन और हैं इसमें जो पूछे जाते हैं, घुमा देते हैं, लोगों को समझ में नहीं आते, बट ईजी है। अब किस तरीके से, देखो, एक तो क्वेश्चन कि भाई ये पूछा जाता है कि EM वेव्स जो रहती हैं, है ना, वो कैसे बिहेव करती हैं, है ना, पार्टिकल की तरीके से या फिर वेव के तरीके से। तो इसका आंसर तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। होगा क्या कि भाई EM वेव्स जो होती हैं वो पार्टिकल की तरीके से बिहेव भी करती हैं और वेव के तरीके से भी। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि वेव ट्रैवल कर रही है ना, EM वेव में ट्रैवल कर रही है, तो वेव की तरीके से तो ये ट्रैवल करती है, बट जब ये इंटरेक्ट करती है ना, जब ये इंटरेक्ट करती है तो वो किस तरीके से इंटरेक्ट करती है? काइंड ऑफ पार्टिकल की तरीके से ना। पार्टिकल से ज़्यादा बेटर एब्रोप्रिएट टर्म होगा हमारा फोटोन, है ना, बंडल ऑफ एनर्जी पैकेट। जब भाई ये पूरी की पूरी वेव तो टकराएगी नहीं, शुरुआत के जो इनिशियल इंटरेक्शन होगा वो तो इसकी एनर्जी जो शुरुआत में इकट्ठा होगी उससे होगा, है ना। मान लो ये कोई एटम है, रैंडम एटम है, उस पर ये एक्सरेज हैं या फिर EM वेव्स हैं, ये आके टकरा रही है। ठीक है, तो जो इंटरेक्शन होगा, है ना, वो तो पार्टिकल फॉर्म में या फिर फोटोन के फॉर्म में होगा यहाँ पे, जबकि जो वेव ट्रैवल कर रही है ना, वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जब ये इंटरेक्शन करेगा तो पार्टिकल के फॉर्म में करेगा, और जिसके पास एनर्जी होगी, है ना, फोटोन की, वो बंडल ऑफ एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होती है ना। फोटोन का मतलब क्या होता है? बंडल ऑफ एनर्जी पैकेट, यानी कि जब ये इंटरेक्ट करेगी तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहेगी पैकेट्स के फॉर्म में जब वो इंटरेक्ट करेगा। तो इंटरेक्शन जब करती है तो वो पार्टिकल के फॉर्म में, क्योंकि एक छोटा सा पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं, ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी वेव टकरा रही है। शुरुआत का जो इंटरेक्शन रहेगा वो उसका पार्टिकल फॉर्म में होगा, कि भाई ऐसा रहेगा कि छोटा सा पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल से टकरा रहा है, इस तरीके से इंटरेक्शन होता है। तो जो एक्सरेज होती हैं वो वेव के फॉर्म में भी होती है, बिहेव करती हैं, और साथ ही साथ पार्टिकल के फॉर्म में भी। ठीक है,
है क्या एक्चुअल में पूछा जाए तो एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, है ना। आंसर तो ये होगा। क्या ये पार्टिकल होती है ना। अगर तुमसे पूछ रहे एक्सरेज पार्टिकुलेट होती हैं या नहीं, तो आंसर होगा नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। बिहेव करती हैं पार्टिकल के तरीके से, बट एक्चुअल में वो पार्टिकल नहीं होती। एक्सरेज अगर तुम देखो, तुम फिजिकल कोई पार्टिकल तो होता नहीं, हाथ में तो ले नहीं सकते, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्या वो पार्टिकुलेट रेडिएशन के अंदर आती हैं, तो आंसर होगा नहीं। इन सब का भी डिफरेंस क्या है, कन्फ्यूजन ना हो, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने क्या बेसिक बताया तुम्हें कि एक्सरेज ईएम वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं जब, बट वो इंट्रैक्शन जब करती हैं तो पार्टिकल के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। ईएम वेव्स के अंदर जब ये, इसके अंदर क्या होता है, ईएम वेव में फोटॉन्स होते हैं, है ना। ईएम वेव को हम फोटोन भी बोल देते हैं, जो एक्सरेज रहेंगे, एक्सरे फोटोन नाम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से एनर्जी कैरी करते हैं, तो इस वजह से इसका नाम क्या है, फोटोन भी हम इसको बोल देते हैं। अब रेडिएशन दो तरीके की होती है ना। हमने शुरुआत में चैप्टर में पढ़ा था, सिर्फ हम रेडिएशन एक्सरेज के लिए नहीं बोलते हैं ना, रेडिएशन बहुत तरीके की होती है, तुमने पढ़ोगे भी, है ना। तो रेडिएशन मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करी गई है। एक तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक होता है पार्टिकुलेट। दोनों से नाम में सीधा सीधा समझ लो कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमने सारी पढ़ी थी अभी, है ना, पिछले जो सीरीज थी, वो सभी की सभी इंफ्रारेड, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट लाइट, ये सभी की सभी किसके अंदर आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर। जो लाइट थी ना, वो लाइट ही पढ़ी थी हमने, उसमें विबग्योर जो था, तुमने पढ़ा होगा इंद्रधनुष, वो सारी लाइट ही होती हैं। अभी हमने विबग्योर पढ़ा था, अलग अलग कलर थे, वो सभी लाइट भी क्या है, एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इनका कैसे पता करें कि भाई कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर होता क्या है कि उनके पास अपनी एनर्जी तो होती है ना, बट उनका कोई वजन नहीं होता, है ना। लाइट है, उनको तो उसको तुम तोल नहीं सकते हो, वेट नहीं होता है इसका, ठीक है, वजन नहीं। तो ऐसी रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जबकि पार्टिकुलेट रेडिएशन क्या होती है, एक्सरेज किसके अंदर आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर, ठीक है। बिहेव करती हैं पार्टिकल की तरह, बट पार्टिकुलेट होती नहीं है। पार्टिकुलेट रेडिएशन कौन सी होंगी, अगर इजी भाषा में बोले जाएं, जो पार्टिकल्स से बनेंगी, है ना, जैसे कि अल्फा पार्टिकल होता है, प्रोटॉन होता है, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, चारों के चारों ये पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल क्या होंगे, जिनके पास अपना मास भी होगा और एनर्जी भी होगी। इनके पास दोनों चीज़ें होती हैं, जबकि इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी थी, मास नहीं था। तो पार्टिकुलेट रेडिएशन हम किसको बोलते हैं, जिनके पास मास भी होता है और एनर्जी भी होती है ना। अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, इस तरीके से। और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ऊपर, है ना, जैसे एक्सरेज की बात करें तो एक्सरे के ऊपर कोई चार्ज कैरी नहीं करते, है ना, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो जो लाइट होती है, लाइट आती है, सनलाइट आती है, उसके पास क्या कोई चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। इनको हम फोटोन भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने भी बताया था वेव्स जो हैं वो बंडल ऑफ एनर्जी पैकेट कैरी करती हैं, उसको नाम क्या बोला जाता है, फोटोन। फोटोन क्या होता है, पैकेट्स ऑफ लाइट, एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम एनर्जी और टर्म ऐड कर लेना, तो एनर्जी पैकेट्स ऑफ लाइट। जबकि जो पार्टिकुलेट रेडिएशन होती है ना, पार्टिकुलेट रेडिएशन के पास क्या होगा, चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी, कैन हैव चार्ज, है ना, हो सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नहीं होता, बीटा पार्टिकल के पास चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज होता है 2+। प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इन सबको भी हम धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे ना क्लासेस में, तुम्हें समझ में आने लगेंगे। इंडिविजुअली अभी तो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आगे बताऊँगा। इसके बाद आते हैं दो टर्म तुम्हें बार बार सुनने को मिलेगी, है ना, इस रेडिएशन फिजिक्स के अंदर तुम्हें दो टर्म बार बार सुनने को मिलेगी। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे जस्ट थोड़ी देर बाद, तो उन सबके आंसर बताना, और वो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो तुम देखना तुम्हें कितना याद रहा। अभी आयनाइजेशन, हम सभी चैप्टर्स में साथ के साथ क्वेश्चंस भी करते हुए चलेंगे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के। तो आयनाइजेशन, एक्साइटेशन, ये दो टर्म तुम्हें बहुत बार बार सुनने को मिलेगी, एक आयनाइजेशन और एक एक्साइटेशन, ठीक है। अब आयनाइजेशन और एक्साइटेशन में क्या होगा, दोनों में डिफरेंस होता है। आयनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि भाई कोई मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, ठीक है, या कोई भी रेडिएशन आई,
उसने कोई भी एटम है, ये किसका डायग्राम है, एटम का, किसी एटम से टकराई और उसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अच्छा, कोई भी एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो या तो उस पर प्लस चार्ज आता है और माइनस चार्ज आता है, ठीक है। अगर कोई निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऐड होती है, मान लो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो जाता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आयनाइजेशन का मतलब ये होता है प्लस या फिर माइनस चार्ज का डेवलप होना, ठीक है। कब प्लस चार्ज आएगा, कब माइनस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आयनाइजेशन का मतलब कि क्या होता है, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाना या नेगेटिव चार्ज आ जाना, ठीक है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। एक्साइटेशन यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से तो चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी इसके अंदर न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट रहता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी कि पॉजिटिव वाले ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से रहता है, मैं बताऊंगा अभी तुम आगे। एक्साइटेशन पे आते हैं। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है भाई, अगर मान लो जैसे बोला जाता है ना कि किसी को सड़क पे चलते हुए किसी को 2000 का नोट मिल गया है, तो बंदा एक्साइट हो जाएगा, पूरा दिन भर खुश रहेगा और जिसे बोलते हैं ना हवा में उड़ता रहेगा, तो अपनी पोजीशन से थोड़ा अच्छा महसूस करेगा कि भाई कुछ तो अच्छा गया है ना। तो एक्साइटेशन भी कुछ कुछ ऐसे ही है कि भाई अपने लेवल से थोड़ा ऊपर उठ जाना। तो इसमें शेल्स होते हैं, कोई एटम है तो उसके शेल्स हैं ना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। तो शेल्स में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला गया, ठीक है। तो जब ऐसा होता है, इसमें से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसमें से तो निकल गया था, जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है एक्साइटेशन में। एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं है, बस वो ऊपर की तरफ चला गया एक्साइट होकर। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर ध्यान रखना है, बार बार टर्म आएंगी कि भाई एक्सरेज ने आयनाइजेशन कर दिया, एक्साइटेशन कर दिया, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये तुम्हें समझना है कि आयनाइजेशन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाता है, जबकि एक्साइटेशन के अंदर जस्ट वो ऊपर चला जाता है, एक्साइट इंटू अपर शेल, है ना। अब नेक्स्ट है AHA मार्क्ड है, यानी कि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो ध्यान रखना है। एक दो क्वेश्चन तुमने देखा होगा कि भाई ऐसा पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज अ आयनाइजिंग रेडिएशन, कौन सी आयनाइजिंग करेगी, कौन सी आयनाइज नहीं करेगी, है ना। कौन सी पार्टिकुलेट के अंदर है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, अभी हमने पीछे तो पढ़ लिया और यहाँ पे क्लियर थोड़ा सा हो जाएगा। तो इसको मैंने दो चीज़ों में पार्ट में मेनली डिवाइड किया है, अगर ध्यान से देखोगे तो आयनाइजिंग रेडिएशन जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो पार्टिकुलेट रेडिएशन और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी, जो सीरीज थी सारी की सारी वो इसके अंदर आ जाएंगे, और पार्टिकुलेट कौन सी, जिसमें पार्टिकल्स होंगे। बहुत ईजी है, ऐसे ही याद रखना है, पार्टिकुलेट, पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो भी सीरीज में हमने पढ़ी थी वो सारी की सारी, बस, ठीक है। अब पार्टिकुलेट के अंदर दो कैटेगरी हैं, कौन सी भाई, पार्टिकल जो हो सकते हैं वो भी तो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो चार्ज पार्टिकल और एक अनचार्ज पार्टिकल। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डायरेक्टली आयनाइज कौन करता है, इनडायरेक्टली आयनाइज कौन करता है। तो डायरेक्टली आयनाइज तो भाई वो कर पाएगा, है ना, जैसे इसमें दिया हुआ है ना, डायरेक्टली आयनाइज। तो डायरेक्टली आयनाइज कौन कर पाएगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज होगा, है ना, सीधा सीधा जाएगा, दूसरे को चार्ज देगा या फिर दूसरे में से निकाल लेगा, तो वही आयनाइज कर पाएगा जिसके पास ऑलरेडी चार्ज होगा। तो ऑलरेडी चार्ज वाले कौन कौन से हैं भाई, अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल के पास चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है, इन सब के पास चार्ज रहते हैं ना। बीटा का पार्टिकल पॉजिटिव में, नेगेटिव में हो सकता है, तो इन सभी के पास चार्ज होता है ना। अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2+ चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो ये सभी के सभी अगर तुम देखो तो सबके ऊपर चार्ज होता है। जबकि अनचार्ज पार्टिकल कौन से होंगे, है ना, अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन, ये इनडायरेक्टली आयनाइज करेगा, जिसके पास पहले से चार्ज नहीं है, तो भाई वो तो इनडायरेक्टली करेगा, पहले अपनी एनर्जी देगा फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। तो डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं होगा, है ना, इनडायरेक्ट फॉर्म में होगा। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भाई डायरेक्टली आयनाइज कौन करता है, इनडायरेक्टली कौन करेगा। तो सिंपल है, ऑलरेडी जिसके ऊपर चार्ज होगा तो वो डायरेक्टली आयनाइज कर सकता है, जिसके पास नहीं है पहले वो इंटरेक्शन करेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन वगैरह निकलेंगे, फिर वो आयनाइज करेगा आगे जो भी, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज नहीं है। अगर सेम क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाएगा भाई इस हिसाब से तुम बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे आयनाइजिंग होगी, है ना,
क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसी होती है, डायरेक्टली आयनाइजिंग होती है या फिर इनडायरेक्टली आयनाइजिंग होती है। तो खुद थोड़ा सा सोचो कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि एक्सरेज हो गई, ठीक है, या लाइट हो गई, क्या लाइट के पास अपना चार्ज होता है, प्लस माइनस ऐसा कुछ चार्ज होता है? क्या एक्सरेज के पास प्लस माइनस अपना कुछ चार्ज होता है? तो आंसर है नहीं होता भाई, न्यूट्रल होती हैं, है ना। तो जब वो न्यूट्रल हैं ऑलरेडी, तो क्या वो डायरेक्टली आयनाइज कर पाएंगी? तो आंसर होगा नहीं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्सरेज हो गई, गामा हो गई, लाइट हो गई, ये सभी की सभी क्या हैं, ये क्या कर सकती हैं, इनडायरेक्टली आयनाइज कर सकती हैं। लाइट तो खैर आएगा ही नहीं, क्योंकि लाइट की एनर्जी का रिलेशन जो रहता है वो ऊपर नीचे होता है। जो अल्ट्रावायलेट से नीचे नीचे होती है ना, मतलब एक्सरे से नीचे नीचे, जैसे अल्ट्रावायलेट हो गई, ये सब आयनाइज करती ही नहीं है, क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं होती। तो जो अल्ट्रावायलेट से ऊपर है, जैसे गामा है और एक्सरेज है ना, वो लाइट मैंने गलत इसमें ऐड कर दिया था, तो लाइट को तो नहीं, क्योंकि वो आयनाइज ही नहीं करती, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट से ऊपर जो भी एक्सरेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, गामा रेज हैं, ये सब आयनाइज कर सकती हैं, बट ये सब इनडायरेक्टली कर पाएंगी, एक्सरेज भी। क्यों? क्योंकि एक्सरेज के पास अपना कोई चार्ज नहीं होता। अगर चार्ज होता तो डायरेक्टली, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में क्या बताया, दो तरीके की हो सकती हैं भाई, पार्टिकुलेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो पार्टिकुलेट हैं वो पार्टिकल के फॉर्म में होंगी। पार्टिकुलेट में भी दो हो सकती हैं कि भाई जो डायरेक्टली आयनाइज कर रही हो, और एक हो सकती है जो इनडायरेक्टली आयनाइज कर रही हो। डायरेक्टली कौन सी होंगी? जिनके पास ऑलरेडी चार्ज होगा, वो डायरेक्ट सीधा सीधा जाएंगे, उनका काम ही है भाई, चार्ज है, दूसरे को चार्ज दे दो या ले लो, ठीक है। और जो इनडायरेक्टली होंगी, जिनके पास चार्ज ही नहीं होगा, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट हमारा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी, इसके पास भी कोई चार्ज नहीं होता, तो ये भी इनडायरेक्टली ही आयनाइज करती है, ठीक है। ये एक गलत मार्क कर दिया, ठीक है, इनडायरेक्टली आयनाइज करती है। अब यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, जैसे अभी मैंने बोल दिया था ना, लाइट उसमें ऐड कर दी थी। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कौन सी होती है आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग में? तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, या फिर बेटर होगा नॉन आयनाइजिंग ईएम वेव रेडिएशन, है ना। ईएम वेव रेडिएशन कौन सी होंगी? इन ईएम वेव सीरीज ऑल बिलो एक्सरेज, एक्सरेज के नीचे, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना वो मिस्टर विबग्योर और CGX, उसमें एक्सरेज के नीचे जितनी भी थी, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, ये सभी की सभी क्या है, नॉन आयनाइजिंग होती है। नॉन आयनाइजिंग क्यों है? क्योंकि इनके पास एनर्जी कम होती है। एनर्जी जिसके पास ज़्यादा होती है वो एक तरीके से आयनाइजिंग बन जाती है, हमारी बॉडी को हार्म भी कर सकते हैं। अब आते हैं वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई हमने पढ़ा था वेवलेंथ नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम वगैरह में लिखा जाता है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक एक्सरे कौन सी होंगी? जो कि एक्सरेज में हम मेडिकल इमेजिंग में यूज़ करते हैं, है ना, सिटी में, एक्सरेज में। तो उनकी वेवलेंथ कितनी होती है? 0.1 से लेके 1 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। 0.1 से लेके 1 एंगस्ट्रॉम तक होगी। किसी किसी बुक में दिया हुआ है 0.1 to 0.5, ठीक है। ये भी आंसर करेक्ट है, एग्जाम के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा तो कौन सा आंसर आया, मतलब ऑप्शन आया हुआ है। तुम्हें ये दोनों ही चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक। किसी किसी बुक में ये भी दिया हुआ है, मैंने काफ़ी सारे एग्जाम में देखे हैं, है ना, तो उसमें 0.1 to 0.5 भी दिया हुआ है। दोनों ही को तुम्हें उसी हिसाब से अटैम्प्ट देना है, ऑप्शन को देख के, ठीक है। सॉफ्ट एक्सरेज कौन सी होगी? जिनकी एनर्जी कम होगी, है ना, जो डायग्नोस्टिक से भी कम होगी, जिनकी एनर्जी काफ़ी कम होगी, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट एक्सरेज। 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक इनकी क्या होती है? वेवलेंथ होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब इसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक है? ट्रिक टू लॉ ना, 0.1 से लेके 1 कौन सी थी? डायग्नोस्टिक, और 1 से लेके 100 कौन सी थी? सॉफ्ट। तो उसके एक नाम याद रख सकते हो तुम लोग, दीपक शर्मा के नाम से, है ना। दीपक से डायग्नोस्टिक, शर्मा से सॉफ्ट। 0.1 to 1 and 1 to 100, इस तरीके से आ सकते हो। पहली वाली डायग्नोस्टिक है, दूसरी वाली सॉफ्ट है, ठीक है। अगर इसमें एक रिलेशन तुम एनर्जी का और उसका भी इवेल्युएट करो ना वापस से, कि भाई जैसे सॉफ्ट है, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, बट इसको हम सॉफ्ट बोल रहे हैं क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन क्या था? इनवर्स, है ना, इनवर्स रिलेशन था उसका। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, है ना,
जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम। तो इस वजह से सॉफ्ट है। वेवलेंथ तो ज़्यादा है, 100 तक है, बट ये सॉफ्ट है क्योंकि एनर्जी कम है। तो इसका रिलेशन आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू होगा। इन सब चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। अब हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल बेसिक्स। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, क्योंकि मेन तो भाई हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हमने बहुत सारी पढ़ी है ना, सीरीज तो वो सीरीज के अंदर बहुत सारी वेव्स थी, वो तो सभी हमने पढ़ी। बट एग्जाम में फोकस जो रहता है वो एक्सरेज के लिए होता है। तो पहली चीज़ ये हमने शुरुआत से ही पढ़ लिया भाई। अब हमें कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है और न्यूट्रल होती है, इनके ऊपर कोई चार्ज होता है नहीं, है ना, हमने नहीं देखा। बिहेव एज, मैंने दोनों समझाया, वेव की तरीके से ट्रेवल करती है, इंटरेक्शन पार्टिकल के फॉर्म में होगा, तो पार्टिकल की तरीके से और वेव की तरीके से, दोनों की तरीके से बिहेव करती हैं। ये बात इसकी सही है ना। क्वेश्चन जो आता है इनमें से तुमसे 3-4 चीज़ें दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा दे देगा कोई गलत, है ना। पूछता है क्वेश्चन कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी एक्सरे के रिगार्डिंग गलत लिखी हुई। नेक्स्ट है ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर, है ना। पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है? पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है भेदना, है ना, आर पार हो जाना। तो एक्सरेज जो होती है हमारी बॉडी में, जो इमेज जो बनती है ना, एक्चुअली में वो बनती भी इसी वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी में से आर पार हो जाती है, कहीं पे एब्जॉर्प्शन और कहीं पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ठीक है। वही कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, तभी इमेज बन पाती है। इस सबको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में। तो पेनिट्रेशन पावर होती है। क्यों पेनिट्रेशन पावर है? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये बात सही है, ठीक है। एक्सरेज की एनर्जी ज़्यादा है तो पेनिट्रेशन पावर है, हमारी बॉडी से आर पार हो जाती हैं एक्सरेज, ठीक है। जो टर्म यूज होती है ना, जैसे पेनिट्रेटिंग पावर की वजह से इमेज बनती है ना, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे एब्जॉर्प्शन होता है और अलग अलग जगह से वो ट्रांसमिट हो जाती है, तभी इमेज बन पाती है। अगर डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ना हो तो इमेज नहीं बनती। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने ये भी देखा कि भाई जो एक्सरेज होती है उनके पास एनर्जी होती है और वो आयनाइज भी कर सकती हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर ही तो आती है एक्सरेज, कॉस्मिक रेज और गामा रेज। ये हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि भाई ये सभी आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर ही आती है, ठीक है। वेवलेंथ मैंने बताया था अभी कि भाई 0.1 to 1, है ना, और किसी किसी बुक में, जैसे एक बुक थी रैंडम, तो उसमें 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ था, ठीक है। तो ये भी चीज़ ठीक है। स्पीड इज सेम एज लाइट। स्पीड जो होती है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ये वाला, है ना, स्पीड इज सेम एज लाइट बट कैन नॉट बी फोकस। बात सही है, बिल्कुल सही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई जो स्पीड होती है एक्सरेज की, वो लाइट की तरीके से ही होती है ना, सिमिलर टू लाइट होती है 3 × 10⁸ बट लाइट को हम फोकस कर सकते हैं ना, मिरर लगाते हैं तो इस पर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, जबकि एक्सरेज या तो ट्रांसमिट हो जाती हैं, है ना, या आर पार हो जाती हैं, है ना, या एब्जॉर्ब हो जाती हैं इस तरीके से। तो स्पीड को तो सॉरी लाइट को तो फोकस किया जा सकता है, बट जो एक्सरेज हैं उनको फोकस करना मुश्किल है ना, वो नहीं हो सकते हैं फोकस। तो स्पीड सेम है बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो एक्सरेज हमने पढ़ी हैं, एक्सरेज को फोकस नहीं किया जा सकता। एक्सरेज भाई हमने पढ़ा था कि वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, बट वो बढ़ कहाँ रही हैं? आगे की तरफ, है ना, स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो यह आंसर ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वेव की फॉर्म में भी ट्रैवल करती है बट वो आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन में बढ़ती हैं, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि वो बढ़ किस तरफ रही हैं? आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन। अगर हम तुम इसको देखो, इमेजिन करो, तो ये आगे की तरफ बढ़ रही है सीधा सीधा, तो आंसर होगा ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सरेज ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट, एक्सरेज के पास एनर्जी तो होती है, तो क्या वो लिबरेट करती हैं? लिबरेट का मतलब होता है कि जब भी पास करती वो जा रही है हमारी बॉडी में से, तो थोड़ा थोड़ा छोड़ता जाना, है ना, मतलब हल्की हल्की सी हीट उसमें से निकलती रहेगी, क्योंकि एनर्जी है भी हमारी बॉडी में। भाई कहीं ज़्यादा ही डेप्थ हुई तो वहाँ पे एक्सरे एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, क्योंकि उसकी थोड़ी थोड़ी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होती रहती है, तो उसको हम लिबरेशन बोलते हैं। जब थोड़े थोड़ा अमाउंट लॉस होता रहे तो उसको क्या बोला जाता है? लिबरेट, ठीक है। ये ठीक बात लिखी हुई है इसकी कि भाई एक्सरेज है, एनर्जी है हमारी बॉडी में, जैसे जैसे जाएगी वो धीरे धीरे एनर्जी अपनी लूज करती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कैन कोज फ्लोरोसेंस।
फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है, लाइट का निकलना, है ना, या फिर चमकना। तो होता क्या कि कुछ हम आगे बढ़ेंगे कि फ्लोरोसेंट्स के कुछ, जैसे कि एक्सरेज है, कोई अगर फ्लोरोसेंट मटेरियल है ना, फ्लोरोसेंट मटेरियल कौन सा होता है जिसमें लाइट निकलती है, बट वो लाइट कब निकलेगी, जब इस पर एक्सरेज टकराती है। तो एक्सरेज जब इससे टकराएंगी तो इसके अंदर क्या होगा, लाइट का एमिशन होगा। तो ऐसा होता है, एक्सरेज के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लोरोसेंस करा सकती है। तो जो मटेरियल होगा उससे जब एक्सरे टकराती है तो उसमें से लाइट निकलती है। तो ये बात भी सही है कि भाई ये फ्लोरोसेंस करा सकती है ना। कैन कोज फ्लोरोसेंस का मतलब है कि एक्सरेज किसी मटेरियल से टकरा के उसमें से लाइट निकाल सकती है। कौन से मटेरियल में, जिसमें से लाइट निकलती है उसी में से, ऐसा तो नहीं किसी में से भी। 10th पॉइंट है प्रोड्यूस फोटोग्राफिक इफेक्ट। भाई जैसे लाइट है, लाइट क्या है, फोटोग्राफ, मतलब लाइट से हम क्या कर सकते हैं, फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं। कैमरे के अंदर फोटो आती है, जो कैमरे के अंदर फोटो आती है वो कौन सी फोटो आती है, वो लाइट ही तो होती है। भाई लाइट ही तो कैप्चर करी जाती है। तुम्हारे फ़ोन के अंदर कभी तुम देखोगे अगर लाइट ना हो तो कुछ भी कैप्चर नहीं होगा, लाइट है तो कैप्चर हो जाता है। तो फोटोग्राफिक इफेक्ट वो होता है। सेम ही एक्सरेज जो है वो भी एक तरीके से फोटोग्राफिक इफेक्ट शो करते हैं, जो कि हम मेडिकल इमेजिंग में यूज़ करते हैं। एक्सरे फिल्म, है ना, एक तरीके से फोटो ही तो है। तो एक्सरे जो है वो भी एक फोटोग्राफिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ये बात ठीक है। लास्ट पॉइंट है प्रोड्यूस केमिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल चेंजेस बाय आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन। ये क्या पॉइंट बोल रहा है कि भाई एक्सरेज जो होती है वो केमिकल और बायोलॉजिकल इफेक्ट कर सकती है। सही बात है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि एक्सरेज में आयनाइजेशन भी करता है एक्सरेज और एक्साइटेशन भी कर सकता है ना, डिपेंड करता है कैसी कंडीशन है, कैसी एनर्जी है। तो अगर आयनाइजेशन और एक्साइटेशन हमारी बॉडी में हो, मान लो हमारी बॉडी में ही लगता है और किसी भी एटम में आयनाइजेशन और एक्साइटेशन होता है, तो तुम्हें पता है अगर हमारी बॉडी में चार्ज पार्टिकल इधर उधर हो जाते हैं, एक्साइटेशन या फिर आयनाइजेशन हो जाती है, तो ये हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है, ठीक है। तो ये बात ठीक लिखी हुई है कि भाई एक्सरेज जो है वो केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर कर देते हैं। जैसे तुम कभी कभी पढ़ते हो तो जेनेटिक इफेक्ट आते हैं, है ना, कैंसर के इफेक्ट, ये सब भी एक्सरेज से होता है। बट क्यों होते हैं, बहुत प्रोबेबिलिटी कम होती है, मतलब हमसे ज़्यादा जो लोग नॉर्मल जो घरों के अंदर होते हैं या प्लेन वगैरह चला रहे होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी रहती है कैंसर वगैरह होने की, है ना। हमारी फील्ड में काफ़ी कम रिस्क है। तो मैं बताऊंगा कैसे रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखा जाता है इन सब चीज़ों को। अभी फ़िलहाल क्या समझना है कि एक्सरेज भी अगर ज़्यादा अमाउंट में जाती है हमारी बॉडी पे तो वो हार्म कर सकती हैं और केमिकल और बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। भाई सिंपल सा पहला एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आंसर तुम लोगों के हिसाब से क्या होगा वो बताना। विच डज नॉट फॉर्म ए पर्टिकुलेट रेडिएशन। कौन सा इनमें से ऐसा है जो कि पर्टिकुलेट रेडिएशन के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी फोटोन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी प्रोटॉन, ठीक है। सोचो क्या होगा, पार्टिकुलेट रेडिएशन, है ना। पार्टिकुलेट रेडिएशन पूछ रहा है कि भाई कौन सी पार्टिकुलेट रेडिएशन नहीं है ना, नोट पूछा है। तो भाई जो पार्टिकल ही नहीं है पहले उसको देख लेते हैं। पॉजिट्रॉन पार्टिकल है, बिल्कुल प्लस चार्ज होता है। फोटोन पार्टिकल नहीं होता, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही हम फोटोन बोलते हैं, है ना। लाइट जो होती है वो भी फोटोन होती है, तो कोई ये पार्टिकल नहीं होता है। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ये भी एक पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है। प्रोटॉन भी एक पार्टिकल है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोटोन। फोटोन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो एक पार्टिकुलर रेडिएशन नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इजी हैं, एक दो बार पढ़ोगे चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। ए बी सी डी एंड डी, कौन सा इनमें से ऐसा है जो कि नॉन आयनाइजिंग है ना। अब खुद से देखो, पॉजिट्रॉन ऑलरेडी भाई प्लस चार्ज होता है इसके पास, तो आयनाइजिंग तो होगा ही होगा, ठीक है। एक्सरेज हाई एनर्जी होती हैं, आयनाइजिंग होती हैं, हमारी बॉडी को हार्म भी कर सकती हैं। अल्ट्रावायलेट रेड ये नहीं होती, है ना। मैंने बताया था एक्सरे से नीचे वाली जो रेज होती हैं वो हार्म नहीं करती है ना। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है
हमारी बॉडी को इतना हार्म नहीं करती क्योंकि आयनाइज नहीं कर सकती डायरेक्टली, है ना। बीटा पार्टिकल आयनाइजिंग होता है ना, पार्टिकुलेट रेडिएशन के अंदर आएगी। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, ये भी आयनाइजिंग होगा, पार्टिकुलेट के अंदर आएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है। अगर इसमें ये पूछ ले कि कौन सा पार्टिकुलेट है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो भाई ये पार्टिकल होता है, ये पार्टिकुलेट रेडिएशन। एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यूवी रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बीटा पार्टिकल ये होंगी पार्टिकुलेट रेडिएशन, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलेट रेडिएशन। ठीक है। अब होपफुली तुम लोगों को आ रहा होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी था और सेकंड का सी, है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं नीचे लिंक वगैरह जो भी होगा वो डाल दूंगा, इसको बस तुम नोट कर लेना अपने नोटबुक में। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ डायग्नोस्टिक एक्सरेज, है ना, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो आंसर होगा 0.1 से लेके 1 एंगस्ट्रॉम। ये हमने पढ़ा है, कुछ बुक्स में 0.1 to 0.5 भी दिया है, वो भी करेक्ट है क्योंकि इसी के अंदर आता है ना। करेक्ट क्यों है? क्योंकि इसी के अंदर आता है। विच हैज मोस्ट डैमेजिंग इफेक्ट, है ना। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कौन से का सबसे ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट होगा, है ना। ऑप्शन है एक्सरेज, ये एग्जाम में आया हुआ है, एम्स वगैरह के एग्जाम में काफ़ी बार आता है। एक्सरेज, अल्फा रेज, गामा रेज और इंफ्रारेड, है ना। डैमेजिंग इफेक्ट किसका होगा? भाई एक्सरेज का डैमेजिंग इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। अल्फा रेज का भी होता है, गामा रेज का भी होता है, और इंफ्रारेड का नहीं होता, है ना। इंफ्रारेड तो ज़्यादा हार्म नहीं करता। बट इन तीनों में कौन सा होगा फिर? एक्सरेज में, अल्फा रेज में, गामा का? देखो इनका जो क्वेश्चन है वो किस हिसाब से करना, अगर पूछा जाता है मोस्ट डैमेजिंग इफेक्ट, है ना, मतलब ज़्यादा डैमेज करते हैं। मान लो अगर हम एक ही कंपेयर करें कि एक एक्सरेज आई, एक अल्फा रे आई और एक गामा रे आई, है ना, तीनों में से सबसे ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट होगा अल्फा रेज का। रीज़न क्या होगा? इसका लार्ज साइज होता है, ठीक है, बड़ा साइज होता है, तो जहाँ पे भी इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ना वो बहुत हैवी इम्पैक्ट क्रिएट करता है अल्फा पार्ट, है ना। बट लार्ज साइज होने की वजह से अगर तुमसे इसी का पूछ ले कि क्या इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी का अगर साइज़ बड़ा होता है, मान लो भीड़ में से निकलता है ना, तो भीड़ जो कोई चीज़ छोटी होती है, जैसे बाइक होती है ना, बाइक तो ईजिली रोड में से अगर जाम भी लगा होता है तब भी निकल जाती है, बट कार नहीं निकल पाएगी, स्पेस ज़्यादा घेर दिया हो। तो जो छोटी चीज़ होती है वो जल्दी पेनिट्रेट हो जाती है ना, जबकि जो बड़ी चीज़ होगी वो नहीं कर पाएगी। तो अल्फा पार्टिकल लार्जर तो है साइज में, डैमेजिंग भी होगा, बट इसकी पेनिट्रेटिंग पावर, है ना, क्योंकि छोटा नहीं होगा, पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी? जो छोटा होगा, पतला होगा, है ना, और फास्ट मूविंग होगा। तो इसमें मोस्ट डैमेजिंग इफेक्ट तो हो जाएगा अल्फा रे। अब जो मैंने दूसरा क्वेश्चन तुम लोगों को बताया, विच हैज़ मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, अल्फा रे, है ना, एक्स रेज, अल्फा रेज, गामा रेज एंड इंफ्रारेड रेज। तो किसके पास पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी? तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना, जिसका साइज थोड़ा छोटा होगा। तो अगर हम कंपेटिवली उसकी क्या बोलते, अगर हम कंपेयर करें इसमें, तो अल्फा रे का तो मैंने वैसे ही मना कर दिया तुमसे, ठीक है। इंफ्रारेड की तो एनर्जी नहीं होती ज़्यादा। अब आते हैं एक्स रेज और गामा रेज पे। अब ईएम वेव्स में जो हमने पढ़ी थी उसमें एक्स रेज कहाँ आती थी और गामा रेज कहाँ पे आती थी, ठीक है, ये एक बार तुम लोग रिकॉल करो। तो CGX था, है ना, तो एक्स से एक्स रेज था और गामा रेज था, और ऊपर से नीचे एनर्जी डिक्रीज हो रही थी। तो गामा रेज की एनर्जी ज़्यादा होती है, एक्स रेज की कम होती है। तो हमें पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आंसर होगा गामा रेज, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखना। लगभग इसमें पेज पे जितने भी मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए हैं तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं से तुम बाकी भी इवेल्युएट कर सकते हो, कोई भी तुम रिलेशन बता सकते हो आपस में एक दूसरे का। आयनाइजिंग कौन सी होगी, नॉन आयनाइजिंग कौन सी होगी, वो सब भी तुम आसानी से बता सकते हो, ठीक है। ये लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट था। अभी जितने भी 3-4 लेक्चर जो भी होंगे इस चैप्टर में, उन सभी में यही वाला सबसे इंपॉर्टेंट था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था। नेक्स्ट हम लेक्चर आगे से देखते हैं।